बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करेंगे आपको अपने शो के अंदर, जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। मैं हूं आयशा यूसुफ और मैं हूं मुजम्मिल अली खान। एंड आयशा, व्हाट अ बिग ब्राइट मॉर्निंग। बारिश के बाद आज सुबह इस्लामाबाद के अंदर सूरज, बट एट द सेम टाइम आपको ठंडी ठंडी हवाएं और मज़ेदार सर्दियों वाली वाइब्स भी। डू यू मिस विंटर्स? कैन आई डिसएग्री विद यू? You can. I can disagree with you, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जब तक आपके दिल का मौसम अच्छा ना हो, आपको बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी कि जब हमने स्टार्ट करना है तो थोड़ी सी ज़रा दिल की बात करेंगे कि दिल जो है अगर उदास हो जाए ना, तो इर्द गिर्द जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें हो रही हूँ, आपका किसी में दिल नहीं लग रहा होता है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती है। तो आज थोड़ा सा मेरा जो है ना दिल के सिम्टम्स आप कह लीजिए वो कुछ इस तरह के। हाँ, आई नो कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बड़ी ब्राइट मॉर्निंग है, वो रोशनियाँ जो है ना वो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल जो है वो हल्का हल्का सा उदास है। हल्का सा उदास है, राइट। हल्का हल्का सुरूर नहीं है, उदास है। उदास है, हल्का हल्का सा। और वो हल्का हल्का सा उदास मेरे ख्याल से सीजनल चेंज में जो डिप्रेशन वाली बात है उससे बहुत स्ट्रिक्टली रिलेटेड भी है ये। When summers are going out, summer people miss summers, and the winters that come in with a melancholic feeling almost. और जब winters जाने लगते हैं तो winter people then start to miss their season. So I think seasonal depression is a real thing. आप winter गए हैं या फिर summer गए हैं? मैं enjoyment का गाय हूँ जी, सारे स्क्रीन की दूसरी तरफ और आयशा के साथ शो के बाद भी और शो से पहले भी। इन्होंने सोच लिया है कि भाई मैंने डिप्लोमेटिक रहना, मैंने कोई जवाब जो है ना वो नहीं देना। बहरहाल जी, पहली जो स्टोरी है ना हमारी वो दिल के बारे में ही है, क्योंकि वैसे अगर आपको महसूस हो रहा हो कि दिल उदास है, दैट इज़ वन थिंग, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स जो अभी मैं आपको बताऊंगी वो महसूस हो रहे हैं तो आपने उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दिल का दौरा समझा ये जाता है कि अचानक से होता है और ड्रामाई अंदाज में एक दिन आप उठे और आपको दर्द महसूस हुआ है एंड देन आपको पता चलता है कि आपको हो गया है हार्ट अटैक। लेकिन हकीकत ये है कि तकरीबन 2 से 3 दिन पहले आपकी बॉडी जो है ना वो आपको बताना शुरू कर देती है साइंस और सिम्टम्स, डिफरेंट तरह के सिम्टम्स, डिफरेंट तरह के साइंस होते हैं। अब वो कौन से होते हैं ज़रा ये बता देते हैं। माहिरीन ये बताते हैं कि ज़्यादातर मरीज बड़े कार्डियक इवेंट से 24 से 48 घंटे पहले ऐसी अलामात को महसूस करते हैं, जिसके अंदर गैर मामूली थकन जो है ना समटाइम्स आपको फील होती है कि कुछ किया भी नहीं है लेकिन आपको अजीब सी टायर्डनेस महसूस हो रही है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके साथ साथ सीने में दबाव या आपको जकड़न सी महसूस होना शुरू हो जाती है, फिर सांस लेने में दुश्वारी आपको होती है, दर्द का दूसरे हिस्से में फैलना जो है ना वो भी शुरू हो जाता है, और फिर आपको पसीना आता है, ऐसा लगता है आपको कि आपका दिल ख़राब हो रहा है, और इसके साथ साथ आपको बेचैनी भी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हम लोगों को तकरीबन 3 दिन का मार्जिन होता है if we know about the signs, if we're educated enough, and I would like to build upon this a little. अगर आपके पास ऐसी डाइट है कि जिस डाइट के अंदर फ्राइड फूड्स हैं, जिसके अंदर आपके पास भागना दौड़ना आपकी डेली रूटीन में कम है, फिजिकल एक्सर्शन के अंदर आपके पास कोई बहुत बड़े इवेंट्स नहीं हैं, जैसे जिमिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये चीज़ें नहीं हैं, और आप सनलाइट से भी बाहर रह रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। अगर आपके पीछे लाइफ में ये चीज़ें नहीं रही अच्छा, तो मैंने ये देखा है कुछ माजी करीब के अंदर जो मैंने इंसिडेंट्स देखे हैं, जो लोग बहुत फिट भी हैं, जो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, जिम भी जाते हैं, अपनी डाइट का भी ख्याल रखते हैं, उनको भी हार्ट अटैक्स हो गए एंड वेरी एट अ वेरी यंग एज। इंटरेस्टिंगली इनफ कोविड वैक्सीन का जो स्पाइक प्रोटीन था, that has also been linked to these problems as well. कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बट स्टिल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो यंगस्टर्स हैं ना उनके अंदर भी इसकी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ अर्से पहले आप लोगों को भी मैंने बताया था कि मेरे बड़े भाई जो हैं उनको भी हार्ट अटैक हुआ, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, लेकिन आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको 2 से 3 दिन पहले 2 से 3 दिन से इस तरह के सिम्टम्स जो अभी मैंने आपको बताया वो महसूस हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए और फौरी तौर पर वहाँ पर जाइए। ओके जी, अब पॉलिटिक्स की बात करनी, और लगता है ऐसा कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है जो कि सुलह करवा सके ऑपोजिशन की और हुकूमती पार्टीज जो है ना उनके दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाज की तैयारियां कर दी हैं शुरू। 8 फरवरी का एहतजाज मिला जुला रद्द-ए-अमल था, PTI वाले कहते रहे कि बड़ा कामयाब रहा, जबकि इंडिपेंडेंट ज़राए और इसके साथ साथ हुकूमती ज़राए ये कहते रहे कि भाई मुकम्मल फ्लॉप शो था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात हैं शफी जान साहब। उन्होंने कहा कि नए एहतजाज के लिए कंटेनर तैयार कर लिया, जिसका जिक्र हमने 2 दिन पहले भी किया था कि उसके बाद क्या लिखा गया था? मौत से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था जी, आज़ादी लेके रहेंगे आज़ादी वाले इस तरह के नारे जो है ना वो दर्ज थे। ताहम पार्टी के अंदर एक मरतबा फिर से इख्तिलाफात आ चुके हैं सामने। Why do you make me laugh with
the things that you say. It's very easy to make you laugh actually. मुझे अच्छा लगता है जब भी इस तरह की बात करती है, लेकिन मसला पता है क्या, चले आप एक मरतबा फिर से हंसने के लिए तैयार हो जाएं। आई डोंट नो आप हंसेंगे या नहीं, क्योंकि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें तो आती थी, अब तो ना वो खुल्लम खुल्ला नहीं, वो सब कुछ सामने आना शुरू हो जाता है कि भाई हाँ लड़ाई है तो है। तो जुनैद अकबर साहब जो है ना, उनका इख्तलाफ और उनका एतराज़ सामने आया। उन्होंने तो रिज़ाइन भी कर दिया अपनी पार्टी सीट से, और उन्होंने कहा कि एक तो हर कोई लीडर बन जाता है यहाँ और अलग से मुझे एक अदद जगह पे एडजस्ट किया जाए। लेकिन ये जो अलग से एडजस्ट करने वाली जो बात है, ये ज़्यादा वरीसम है। लाइक इफ़ देयर आर फ्रैक्चर्स विद इन द सिस्टम एंड देन द सिस्टम ट्राइज कि यार हम ऊपर आके सामने आके इतना सब प्रोएक्टिवली फ्रंट फुटेड बात करें, तो दैट पुट्स देम इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। कुट्टी कर लिया उन्होंने। कुट्टी कर ली है उन्होंने, बट इसी कुट्टी को डिस्कस करना है। मैंने कहा आप इतना वो ना एजुकेटेड बात कर रहे हैं तो आसान अल्फाज में उन्होंने कुट्टी कर लिया, कहते हैं मैं नहीं मानता, ये गलत है। खैर जी, एक और ख़बर भी आपको देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो उनकी ऑडियो टेप रिलीज़ हुई थी ना, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि वो फेक नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ही आवाज़ है। और वो ये कहते हैं कि उन्हें कौमी असम्बली में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, अब उनकी बर्दाश्त हो चुकी है ख़त्म। और चीफ विप कौन होता है कि फैसला करे कि रोज़ाना कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो स्पीकर को ख़त लिखेंगे कि उन्हें तहरीक इंसाफ से अलग नशिस्त दी जाए, जिसका जिक्र अभी मुजम्मिल भी कर रहे थे। और आज के बाद वो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा ये कि कैमल प्रोजेक्ट है एक, उसको ऊँट समझकर बहस होती रही है जनाब, और बाद में ये पता चला है कि ये तो थर का कम्युनिटी एक्शन प्लान था। और कैमल का मतलब है कम्युनिटी एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम लाइव्स एंड लाइवलीहुड। चेयरमैन कायमा कमेटी मसरूर एहसन साहब ने इस बहस का आगाज़ किया था, और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बहस होती रही कैमल प्रोजेक्ट के बारे में। कोई कहता रहा कैमल्स जो है ना, ऊँटों की अफजाइश के ऊपर काम हो रहा है। फिर जब सवाल हुआ हुकूमती रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा जी हम तो ऊँटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगली मीटिंग जब होगी ना उसके अंदर हम बताएंगे हमने क्या क्या काम किया है। सामने आया goes to show कि इंसान किसी भी चीज़ पे बहस कर सकता है। मतलब कम्युनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट, पॉलिटिशियंस किसी भी चीज़ के ऊपर बहस कर सकते हैं। हम ये कहना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इससे नॉन सीरियसनेस का भी हमें पता चलता है कि इसका मतलब है कि आप जब इस तरह की मीटिंग्स में जाते हैं तो पहले आपके पास एजेंडा नहीं पहुंचता, कि आपको नहीं पता होता कि किस इशू के ऊपर जाकर आपने कमेटी के अंदर बात करनी है। और अगर पहुँचता है तो क्या आप तैयारी करके नहीं आते कि आप एक कैमल प्रोजेक्ट को ऊँट समझ रहे हैं। खैर, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के रहनुमा सेनेटर बहरामन तंगी साहब, उनसे जानते हैं जनाब के सर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। और एक मरतबा आपने फिर से ग्रेस किया है हमारे इस प्लेटफॉर्म को। सो दीज प्रॉब्लम्स दैट आयशा हैज जस्ट नरेटेड ओवर हियर, वेरी सरप्राइजिंग बट नॉट सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज हम लोग काफ़ी अरसे से ये रेसलिंग मैच देखते हुए आ रहे हैं। तो करंट सिचुएशन पे ये रेसलिंग मैच किस तरफ जा रहा है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल साहब, आप मुझे रेसलिंग जो मैच है आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर ली तो मैं आपको बताता चलूं कि कौन सी रेसलिंग तैयार रहती है इस वक्त तो बहुत तंगी साहब, जो पीटीआई तैयार है एक और एहतजाज के लिए, उस रेसलिंग की बात हो रही है। आजादी या मौत वाला कंटेनर लेके देखिए आज से 2 साल पहले 2 सालों में उसने एक जो सेंटेंस है पाम 47 की बात की है, उसने अडियाला जेल के ताले तोड़ने की बात की है, उसने अडियाला जेल पे हमले की बात की है, उसने 2 साल मुजरिम कैदी 804 की रिहाई की बात की है। उसने यहाँ तक कहा है कि हमें जो वोट मिला है वो अवाम ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम अवाम की खिदमत करें, बल्कि मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए हमें वोट मिला है। ये 2 साल आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या 8 फरवरी पर जब उसने एहसास इसने बता दिया कौम को कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है इसलिए, लेकिन अभी 8 फरवरी को जो स्ट्राइक हुआ, जो शटर डाउन की कॉल थी, जो ट्रांसपोर्ट बंद करने की कॉल थी, खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने उसको आईना दिखाकर उनको मुस्तरद किया, उनको रिजेक्ट किया और उनको उस अपील को ख़त्म किया, इसलिए कि उनको एहसास दिलाया कि हमें वोट दिया, हमने आपको वोट दिया है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने वोट दिया है अपने फलाह बहबूद के लिए, हमने वोट दिया है सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, हमने आपको वोट दिया है अपने बच्चों की सेहत और तालीम के लिए, हमने आपको वोट दिया है हमने आपको सुने सुहेल आफरीदी साहब। लेकिन जब वो 2 साल में कुछ नहीं कि उनके रवैये के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ रही है और उनको एहसास हो रहा है कि उनको सूबे के लिए भी काम करना है, ये तो माने ना आप?
देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब 8 फरवरी पे उनको एहसास हुआ, अभी जब नालायक और सियासी नाबालिग चीफ मिनिस्टर था, उसने कहा था मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, कोर कमांडर मेरे पास आ गया, वो चला गया, उसने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म से नहीं मिलूँगा, इसलिए कि ये पाम 47 का वज़ीर-ए-आज़म है, और उनसे मुलाकात की। अच्छी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि मैं 45 ईयर्स में एक डेमोक्रेट हूँ, और मैंने अपने मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और जमहूरी इदारों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी मैंने दी है। तो मैं समझता हूँ कि किसी वक्त अगर एहसास हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन कल कल जो जो मुजरिम क़ैदी 804 के नामजद करदा अपोजिशन लीडर है, एक दफ़ा फिर उसने मेरे पाक फौज के बारे में जो बात की, उसने जो स्टेटमेंट दी, जो पाक फौज को 4 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रखने की कोशिश की, क्या ये अपोजिशन लीडर की शान है? क्या ये अपोजिशन लीडर की स्टेटमेंट हो सकती है? क्या ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर की स्टेटमेंट आप उनको कह सकते हैं? मैं समझता हूँ कि अभी भी इनको एहसास नहीं है, और अगर जब एहसास नहीं है, सीरियसनेस नहीं आती है, तो पाकिस्तान इन मुश्किलात से नहीं निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी अपोजिशन और हुकूमत, लेकिन हम तो ऑफर करते हैं, तंगी साहब, उनको हम एहसास जमहूरी है लोग या हैं। नहीं है? अच्छा देखें, उनको एहसास है या नहीं है, वो तो तैयारी कर रहे हैं अब अगले एहतजाज की। वो कह रहे हैं कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, बड़ा एहतजाज होगा, और हमने देखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह के एहतजाज करती आई है, धरने देती आई है। तकरीबन 150 दिन का धरना भी इस्लामाबाद के अंदर 2014 का हमें याद है, और इसके अलावा भी बड़े उन्होंने धरने दिए हैं। अगर कोई ऐसा पावर शो दिखाने में कामयाब हो जाती है पीटीआई, तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी? आपको नहीं लगता कि पहले बात कर लेनी चाहिए, मुज़ाकरात कर लेने चाहिए पीटीआई के साथ? देखिए, हम तो मुज़ाकरात पे यकीन भी रखते हैं और अपोजिशन को साथ ले जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन जब अपोजिशन का एजेंडा क्या है? आपने बदबूदार धरने की बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि 126 दिन का बदबूदार धरना था और उसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन मैं आज आपको बताता चलूं कि उसकी मौत या आज़ादी का जो बैनर लगा है कंटेनर पे, और 8 फरवरी से सबक नहीं सीखते हैं? या उस दिन जब वो चीफ मिनिस्टर वहां अडियाला जेल के सामने धरना देने के लिए ऐलान किया, तो 95 एमपीएस के साथ मैं तकरीबन 4-5 एमपीएस थे, तो उनको एहसास नहीं हुआ? या इससे पहले जो गंडापुर साहब थे, वो 18 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके चुप नहीं हुआ था? और मैं आपको अभी से बता दूं, जैसे मैंने 8 फरवरी से पहले कहा था कि 8 फरवरी में न शटडाउन होगा, न ट्रांसपोर्ट बंद होगी, और मामूल का मुताबिक काम चलेगा और अवाम इसको मुस्तरद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता चलूं कि चीफ मिनिस्टर ने जब भी इस कंटेनर पे खड़े होकर मौत और आज़ादी के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, मैं आपको बताता चलूं कि ये चुप रहेगा, ये चुपेगा। ये वर्कर्स को डाल बना के ये उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आयशा, मैं एक बात एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको बता दूं कि मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। मेरी लीडर भी जो जेल में रहे थे, फिर मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब, उनका भाई, उनका भतीजे, उनकी बेटी जेल में थी। लेकिन किसी भी लीडर ने दुनिया में, किसी भी लीडर ने अपने वर्करों को डाल बनाकर अपनी आजादी के लिए भीख नहीं मांगी है। उसने अपने वर्कर को जेल से पैगाम भेजा कि पार्टी के लिए काम करे, अवाम की खिदमत करे, पार्टी के साथ टच रहें। लेकिन उसने अदालत, आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा सवाल दरअसल ये था कि अगर पीटीआई निकल आती है, लेट्स सपोज कि वो एक बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आ जाती है सामने, चलें वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में नहीं आएंगे, लेकिन वो आ जाते हैं अगर इस्लामाबाद के अंदर, क्या गवर्नमेंट तैयार है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? देखिए आयशा, मैं एक बात आपको बता दूं जी। एक तो पहले मुझे ये बताइए, हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हर तंगी साहब, ये शरारती सी मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर आती है। क्वेश्चंस एज वेल, लेकिन इनको ये जवाब दे लेने दें, फिर एक सवाल सिर्फ मेरा भी होगा, मासूमाना सा। आयशा, मैं आपको बताता चलूं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर पार्टी का, हर इंडिविजुअल का, हर स्कॉलर का, हर पाकिस्तानी का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना हक है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर इनका कोई इश्यूज है, वो रैलीज निकालते, वो जुलूस निकालते, लेकिन अगर इसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, तो हुकूमत भी है, कानून भी है, और कानून अपना रास्ता निकालना जानती है। अच्छा चलिए, ये बता दें तंगी साहब, हम फिर कह रहा हूं कि इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले, बड़े शहरों वाले जो हैं, ये एक्सपेक्ट तो ना करें कि कंटेनर्स लग जाएंगे बड़े बड़े इनको रोकने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा?
देखिए अवाम और हुकूमत की मॉरल प्रोफेशनल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने अमलाक की तहफ़्फ़ुज़ कर ले। तो अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मार्केट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रेड ज़ोन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हुकूमत की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। ये उनका हक है कि इदारे अपना अपना काम करे। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम उनको उसके रहम करम पे छोड़ दें। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर उसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून निपटेगा और ऐसा सबक मिलेगा कि ये याद रखेंगे। अच्छा तंगी साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, और वो ये कि ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रेटा के अंदर हर लेवल पे क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं लोग, अगर ये इतना लेबाइल सा और इतना ओपन सा एक इतना लाइट वेट एजेंडा है कि जिसका कोई वजन नहीं है, तो फिर लोग इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं? देखिए मुज़म्मिल साहब, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड है और मैं एग्री करता हूँ। देखिए आज एक तरफ हुकूमत होती है, ब्यूरोक्रेसी है, जनरल मासेस हैं और आप भी हैं, यानी मीडिया। जब तक और सिक्योरिटी फोर्सेस ये अगर एक पिच पे नहीं आते हैं तो अवाम को मुश्किलात होगी। अवाम का अपने कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मीडिया का अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मिल के ये एक पिच पे हो तो ये नेक शुगुन होता है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि अपना भी आप लोगों का जो रोल है, जो इस वक्त कुछ साथी मारंग बलूच जैसी और मंजूर पश्तीन जैसे बंदों को सपोर्ट करते हैं, वो आज़ाद पुख्तुनिस्तान के नारे लगाने वालों को सपोर्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब तक हम एक पिच पे नहीं आते हैं तो सिर्फ हुकूमत इसमें नाकाम रहेगी कि अगर हुकूमत या एक पार्टी मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करती है। मैं उम्मीद रखूंगा कि अगर आज सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज और हुकूमत एक पिच पे है तो अल्लाह का शुक्र है कि 2025 कामयाबियों का साल रहा है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वलवलंगेज क़ियादत दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। लेकिन अगर साथ साथ जनरल मासिस और मीडिया, दो पॉइंट्स और हैं जिनके ऊपर मुझे आपका कमेंट लेना है एंड मैं चाहूंगी कि लाजमी आप अपना कमेंट दीजिए, लेकिन हमारे पास वक्त कम है तो मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी से कमेंट दे दीजिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई के बच्चों को उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए और 16 फरवरी से पहले उनकी आंखों का टेस्ट भी करवाया जाए। इस सिलसिले में अब क्या हुकूमत किस तरह से फैसिलिटेट करेगी? देखिए, जहां तक उनकी आंखों का रूटीन का चेकअप था, उसी दिन उसको चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल ले गया। वहां पे बहुत अच्छी डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और फिर जब वजाहत मांगी हुकूमत से तो वजाहत फिर राना साहब ने, जो ईडी साहब है पिम्स हॉस्पिटल के, उसने वजाहत दे दी कि रूटीन का चेकअप था, उनको जेल में बंद किया उसी वक्त। तो मत देखिए, ये नहीं है ना, अवाम का इशू ये नहीं है कि मुजरिम कैडेट सोचार की रूटीन चेकअप के लिए भी पूरे पाकिस्तान को ये भी कहा गया ना कि जाती मौलिद तक भी रसाई दी जाए। अगर वो चाहते हैं कि किसी जाती मौलिद से चेक करवाएं, यानी कि उनकी बहन के बेटे हैं जो एक आई स्पेशलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि उनसे अगर इलाज करवा लिया जाए, चेकअप करवा लिया जाए, तो उसमें क्या मज़ायका है? देखिए आयशा, बिल्कुल मज़ायका नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो उनको ज़ाती मुआलिज के लिए भी रसाई उनको देंगे। लेकिन अभी जब उनका एक रूटीन चेकअप था और उसका चेकअप हो के और वापस जेल में डिसाइड कौन करेगा कि ज़रूरत कब महसूस होगी? तंगी साहब, देखिए मियाँ साहब भी तो गए थे ना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर आसिम से। अल्लाह न करे हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सियासी इंतकाम का किसी भी हक में नहीं हूँ। लेकिन जब 9 मई के वाकयात को, उन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ हर शो पे कि इमरान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा के वहां पर मुकदमात चलाए मिलिट्री कोर्ट्स में, ताकि आइंदा मेरे पाक फौज को और मेरे पाकिस्तान को और पाक फौज को तौसीक करने की कोई जरूरत न करे। ठीक है, इन द एंड जल्दी से वो कैमल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में भी, क्या वाकई में जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, उनको नहीं पता होता कि किस इशू के ऊपर बात करनी है कमेटी के अंदर जाके? वो कैमल प्रोजेक्ट को ऊंट समझते रहे और हर किसी ने जवाब भी दिया है कि भाई उनकी अफजाइश भी हो रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा है। आई मीन कम ऑन। देखिए आयशा, मैं बिलीव मी, आपकी और मुजम्मिल की दो सवालात है, बहुत मज़ा आ गया कि मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, मैं सीनेटर था और मैं अगर हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, मैं वर्क्स का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, मैं पावर स्टैंडिंग कमेटी का, तो एजेंडा पहले आते हैं और एजेंडे के साथ वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं।
अगर सिर्फ एजेंडा नहीं होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसलिए आपको भेजते हैं मीटिंग से पहले 3-4 दिन पहले कि आप स्टडी कर ले, आप तैयारी कर ले। और जब आप तैयारी के बगैर आप जाते हैं, आपके हाथ में ना फाइल है, ना वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना एजेंडा होता है, और फिर जब बैठ जाते हैं तो फिर आपके सामने एजेंडा और डॉक्यूमेंट्स रखते हैं कि आपने टच तक नहीं किया, तो ये मुझे बताए कि फिर इसी तरह कैमल की अफजाइश की तो बात होगी। मैं समझता हूं कि तमाम पार्लियामेंटेरियन की एक मॉरल प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाएं और वो तैयारी करके जाए, ताकि अवाम ने, अगर वो एमएनए है, अवाम ने उस पर एतमाद किया है, अगर वो सेनेटर रहे तो वो ऐवान बाला के मेंबर्स होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तैयारी करके जाएं। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। मैं ये चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद साहब से मिले ना, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि ऊँटों की अफजाइश कहाँ तक पहुंची है, और अगली मर्तबा हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर जॉइनिंग बहुत शुक्रिया। सेनेटर बहरमन तंगी साहब हमारे साथ में, और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जब भी उनसे बात होती है बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा उनका इनपुट होता है, एनालिसिस होता है सारी सिचुएशन के ऊपर। एक मरतबा फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे बढ़ते हुए ज़रा बात करते हैं कि आज 12 फरवरी है, जो कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात का दिन है। मैदान वहाँ पर सज चुका है और मुल्क भर में इंतखाबात में 50 सियासी जमातें इस वक्त शिरकत कर रही हैं, और जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स हैं। ऑलमोस्ट 13 करोड़ के करीब जो वोटर्स हैं वो अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे, और मुल्क भर के 299 हल्के हैं, जिनमें मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे शुरू होने वाली पोलिंग जो है वो शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। 300 पार्लिमानी नशिस्तों से लिए गए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों में मुकाबला भी है। वहाँ पर हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं जावेद सुमरो साहब वो मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है जो कि पूरी डिटेल आपको बताएगी कि बांग्लादेश की इस वक्त सिचुएशन क्या है इंतखाबात की, वो देखिए। वापस आएंगे तो बात करेंगे हम जावेद सुमरो से। बांग्लादेश में इंतखाबात का आगाज 1973 में हुआ, जहां अवामी लीग ने पहली पोजीशन हासिल की और नेशनल अवामी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। 1979 के इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मैदान मारा, जबकि अवामी लीग दूसरे नंबर पर रही। 1986 में और 1988 के इंतखाबात में जातीय पार्टी ने कामयाबी हासिल की। इन इलेक्शंस में बिल तरतीब अवामी लीग और कंबाइंड ऑपोजिशन ग्रुप दूसरे नंबर पर रहे। 1991 में बीएनपी दोबारा बड़ी जमात बनकर उभरी और अवामी लीग एक बार फिर दूसरी बड़ी जमात रही। फरवरी 1996 के आम इंतखाबात में बांग्लादेश की तमाम बड़ी जमातों ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फिर से बरसर इक़्तिदार आई, लेकिन इंतखाबात का टर्नआउट निहायत कम रहा और बांग्लादेश में और आलमी सतह पर इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया। जून 1996 में निगरान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दोबारा इंतखाबात का इनेकाद किया गया और अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल की, जबकि बीएनपी दूसरे नंबर पर रही। 2001 के इंतखाब में इक़्तिदार दोबारा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के पास आया। अवामी लीग दूसरे नंबर पर रही। 2008 से 2024 तक के इंतखाबात में मुसलसल 4 बार अवामी लीग ने फतह हासिल की और 2008 में बीएनपी दूसरे नंबर पर रही। 2014 और 2018 में जातीय पार्टी और 2024 में आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। जनाब जावेद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त बांग्लादेश में हैं, और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग जो है वो कैसी चल रही है बांग्लादेश के अंदर। सबसे पहले तो जावेद साहब, इज इट योर फर्स्ट टाइम इन बांग्लादेश? कैसा लग रहा है आपको वहाँ पे? Thank you very much, Asha. Yes, of course, this is my first time in Bangladesh, and this is my first experience to cover international elections outside by Pakistan. So यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ के हम इंतखाबी मुहिम भी देख चुके हैं, उसको कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम जो वोटर्स हैं, चाहे वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के वोटर्स हों, जो इसके अलावा जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसके वोटर्स और बाकी जो वोटर्स हैं जिन जिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनके वोटर्स से भी हमने गुफ्तगू की, तो कहीं हमें ज्यादातर यही चीज नजर आई है कि जो उनका वोटर्स जो हैं वो जो बांग्ला ज़बान बोलने वाले हैं वो भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जो उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान बोलने वाले हैं उनमें भी मेजॉरिटी वो लोग हैं बांग्लादेश के शहरी जो पाकिस्तान प्यार करते हैं। और जहां तक बात रही यहाँ पे इलेक्शन के माहौल की, तो आज सुबह 7:30 बजे से
जो है पोलिंग का अमल यहाँ पे शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं ज़िया मुमताज। अगर थोड़ा सा मेरे राइट साइड पे आप दिखाएं तो ये वो पोलिंग एक स्टेशन है जो यहाँ पे एरिया कहा जाता है गुलशन 2 का। इस पोलिंग स्टेशन पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिकुर रहमान जो है चेयरमैन, उन्होंने वोट पोल किया है और हम उनके साथ अंदर तक गए, उनसे गुफ्तगू भी की, उनसे बात की, उनसे चिट-चैट की चलते हुए। तो उनका यही कहना था जैसे हर लीडर पर उम्मीद होता है इलेक्शन के दिन के उनकी सियासी जमात ही जो है वो आम इंतखाबात जीतेगी, तो वो भी बड़े पुरुम्मीद थे और उनका ये कहना था कि मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि हमें यकीन है कि हम इलेक्शंस जो हैं विन करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी ये दूसरी चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुई इस पोलिंग स्टेशन पे हुई है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बांग्लादेश और डॉक्टर यूनुस जो हैं वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश है, उन्होंने भी इस पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है और उन्होंने इस हवाले से सारे जो इंतजामात हैं इंतखाबात करने के वो तमाम के तमाम इंतखाबात उन्होंने यहाँ कराए। और जो दूसरी हमें देखिए, मैंने भी 2-4 इलेक्शंस जो हैं, 2-4 नहीं 3-4 इलेक्शंस कवर कर लिए अभी तक पाकिस्तान के। आपको भी अरसा दराज हो गया, जिंदगी गुजर गई है सहाफत करते हुए। हमने यहाँ पर जो माहौल देखे हुए हैं ना, नारेबाजी होना, जलसे होना, फिर उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अक्सर धावा भी बोल दिया जाता है, डब्बे इधर उधर किए जा रहे होते हैं। अभी तक आपको कुछ ऐसा नजर आया? आई नो अभी भी सुबह है, लेकिन अभी तक वहां पर आपको कुछ ऐसा नजर आया है? आयशा, आपने दिल की बात कह दी है क्योंकि पाकिस्तान का कभी हिस्सा था बांग्लादेश, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक डिफरेंट सी छोटी सी चीज यही है कि वोटर्स जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में हैं वो अपने सियासी जमात के सरबराहों के लिए नारेबाजी करते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए बाहर निकलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। इसी तरह यहाँ बांग्लादेश पे भी हमने देखा है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश के कारकुनान, उनके लीडर्स, उनके सरबराहान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जदिया पार्टी और दीगर जो है उनके लीडर्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से अपने अपने हलकों के अंदर गए हैं, लोगों से मुलाकातें की हैं, इवन यहाँ तक के डोर टू डोर कैंपेन की है। और इस दौरान मैंने यहाँ भी आज सुबह हमने इलेक्शन जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो हमने यहाँ भी एक देखा कि एक ऐसे जो मनचले जो सियासी वर्कर होते हैं ना, जिस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, माजरत चाहता हूँ बलूचिस्तान में कह रहा हूँ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो वर्कर थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने नारे लगाए और अपने सरबराह जावेद साहब, जी बिल्कुल जिस तरह से आप मेंशन कर रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई है और आपने वहाँ पे भी एक बड़ा जोशीला सा वाइब फील किया है इस इलेक्शन का, और हमारी भी वहाँ के एक नुमाइंदे से जर्नलिस्ट से बात हुई थी, मेरे ख्याल से परसों हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था। तो मौजूदा जो सियासी फिजा है वो आपको किस तरह नज़र आ रही है, किस तरह देख रहे हैं आप उसको? क्या वाकई मुकाबला इतना ही सख्त है जितना सर्वे में दिखाया गया है, बताया गया है? मतलब BNP इज बिग नाउ पोस्ट हसीना वाजिद एंड शेख हसीना। बिल्कुल यू आर राइट सर कि इस वक्त अगर हम देखें तो ज़्यादातर मुकाबला जो सियासी इंतखाब का मुकाबला है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी बांग्लादेश के दरमियान है। बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके वोटर्स का जो पॉकेट है वोट्स का, वहाँ उनका भी एक वोट बैंक मौजूद है, तो वो भी अपने हिसाब से एक सियासी पोजीशन जरूर रखते हैं। लेकिन ये अब कहना कबरस वक्त होगा कि कौन सी सियासी जमात जो है उसका पलड़ा भारी है, कौन इस वक्त जीत रही है। तो जो भी वोटर वोट कास्ट करके इस पोलिंग स्टेशन से निकला है, या सुबह से हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में यहाँ पे फिर रहे हैं, तो जिससे भी बात करिए तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन आ रहा है। कोई वोटर ये कह रहा है कि जी मैंने जमात इस्लामी बांग्लादेश को वोट दिया है, कोई वोटर ये कह रहा है कि जी हमने आजाद उम्मीदवार को वोट दिया है, कोई ये कह रहा है कि जी हमने जो है वो खुली फिजा में आप सांस भी ले सकें और अपनी राय का इजहार भी खुलेआम कर सकें। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा जावेद, आपका तजुर्बा, आपका एनालिसिस, आपके जराए क्या बता रहे हैं कि कौन सी जमात जीतेगी तो फिर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात? वैसे तो अब हमें उम्मीद इस चीज़ की है कि जो भी वहाँ पर जमात आए हुकूमत के अंदर वो उनके साथ हमारे इंशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन चांसेस किसके साथ ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे? देखिए आयशा, जो सर्वे हमने यहाँ मुख्तलिफ लोकल मार्केट्स में जाके किया, तो सर्वे तो नहीं है, बेसिकली लोगों से चिट चैट है, लोगों की जहन में उनके खाके जो थे कि किसने किसको किस टाइम वोट देना है, तो वो सारा अमल हमने लोगों से अभी तक जिनसे बात की है तो वो डिवीजन ऑफ ओपिनियन है।
लेकिन एक चीज जरूर मैंने यहाँ देखी है, एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट होके मैं अपनी ये राय दे रहा हूँ, ये हो सकता है आज शाम को ना भी हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि बांग्लादेश का अवाम जो है वो पोजीशन ये देख चुका है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत भी वो देख सकता है, अवामी लीग की भी वो लोग हुकूमत यहाँ पे देख चुका है और आज़ाद उम्मीदवारों को भी देख चुका है, लेकिन यहाँ पे कभी जमात इस्लामी को इस किस्म का कोई मौका नहीं मिला कि वो इक़्तिदार में आकर इस मुल्क की उनके मंशूर के मुताबिक जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो इस मुल्क को संवारना चाहते हैं, बांग्लादेश को संवारना चाहते हैं, तो उसमें ही हमने देखा तो मेजॉरिटी की पोजीशन इस तरफ थी, टिल्ट था कि वो जमात इस्लामी बांग्लादेश को वो वोट करेंगे। अलबत्ता ये है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी पोजीशन भी बहुत मजबूत है कि जिस तरह की सिचुएशन हमने लास्ट रजीम के अंदर रही, अगस्त 2025 के अंदर जिस तरह से एक रजीम चेंज हुआ और रजीम जिन नौजवानों ने चेंज किया उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस मुआशरे के अंदर, बांग्लादेश के मुआशरे के अंदर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब उस इम्पैक्ट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और मुझे 100% नहीं कह सकते, 90% यही उम्मीद है, इम्कान है यहाँ पे लोगों की चीजों को, लोगों के मूवमेंट्स को देख के, लोगों की बातों को सुन के कि वो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली जो कौम है बांग्लादेश के लोग हैं, ढाका के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली गवर्नमेंट बने। तो यहाँ पे इस अगर बात को देखा जाए तो मुझे ये कभी उम्मीद नजर आ रही है कि जो भी हुकूमत बनेगी यहाँ पे नेक्स्ट 13वीं इंशाल्लाह। और ये जो आपने नौजवानों की बात की है ना जावेद, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि रेवोल्यूशन के अंदर हमारी बांग्लादेश की जेनजी, बांग्लादेश के नौजवानों का बड़ा हाथ है और अब उन्होंने जो एक जमात बनाई अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो भी जमात इस्लामी के साथ ही इस वक्त इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या जो नौजवान है उनका सेंटिमेंट जीतता है या फिर जो पॉपुलर वोट है वो जीतेगा। जावेद, हम आपसे पूरा दिन भी अपडेट्स डेफिनेटली लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे अगले घंटे के अंदर भी हम आपको थोड़ी सी जहमत दें ताकि आपसे जान सके कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं बांग्लादेश के इलेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय कीजिए और बांग्लादेश के खाने जरूर ट्राई कीजिएगा, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साथ जनाब जावेद सुमरो साहब मौजूद है जो इस वक्त बांग्लादेश में है और बहुत ही हिस्टोरिक इलेक्शन वो कवर करने के लिए वहाँ पर हैं। इस हिस्टोरिक इलेक्शन को अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें ना कि बिजनेस पे इस खित्ते के क्या असर पड़ेगा इसका, साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के अंदर खासा वेट होल्ड करता है ये इलेक्शन, क्योंकि एक तरफ आपके पास पाकिस्तान और पाकिस्तान being a nuclear state attached to Chinese lands up top and then the warm waters down south, having access to numerous other states that we share borders with, और दूसरी तरफ आपके पास बांग्लादेश है कि जो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस से निकलना चाह रहा है और वो है कि इंडिया की तरफ से रिवायती तौर पे जिस तरह मुदाखलत की जाती है स्टेट के अंदर के कामों के अंदर, हमने कनाडा में मर्डर्स होते हुए देखे हैं, इंडियन बैक्ड एंड व्हाट नॉट, राइट। सो यहाँ पे भी स्टूडेंट मूवमेंट लीडर्स को मरवाया गया, असैसिनेट करवाया गया, उनके असैसिन्स को इंडिया ने नाउ द वर्ल्ड इज कॉलिंग आउट, इंडिया एक्सपोज हो चुका है, इंडिया जो है ना उसके बारे में कनाडा ने भी कह दिया, अमेरिका ने भी कह दिया, बांग्लादेश ने भी निकाल के बाहर कर दिया और उसकी मिसाल ये है कि शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो वापस नहीं जा सकती हैं, वापस जाएंगी तो कानून के कटहरे के अंदर उनको आना पड़ेगा। बारह जी, एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं इस एहसास के साथ, इस फीलिंग के साथ कि वो जो एक हम सफ़र था जिससे हम नवाई नहीं थी, लगता ऐसा है कि अब उससे हम नवाई दोबारा से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। जनाब, अगर आप लोगों ने अपने घरों में लगवाया हुआ है सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको सोलर पैनल पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो ये खबर, ये सेगमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर कुछ तब्दीली हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपको बता देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर एनर्जी पॉलिसी से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का फौरी तौर पर नोटिस ले लिया और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारड़, वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी, परवेज़ मलिक, बिलाल कियानी, मोहम्मद अली और आहद चीमा समेत दीगर ने शिरकत की है। अब अहम खबर जो है ना वो ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि जो नेट मीटरिंग का सिस्टम था उसको किया जाएगा ख़त्म और उसके साथ नेट बिलिंग का सिस्टम जो है ना वो तमाम सोलर पैनल के सार्फिन जो है ना उनके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब इससे तब्दीली क्या आएगी, इम्पैक्ट क्या आएगा, ये कहा जा रहा है। जो वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी वो कहते हैं कि सिर्फ नए सार्फिन नेट बिलिंग पर मुंतकिल किए जाएंगे, जितने नए मीटर्स लगेंगे वो नेट बिलिंग पर होंगे, लेकिन जो पुराने सार्फिन हैं वो नेट मीटरिंग पर ही रहेंगे।
अब इसके अंदर से अगेन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप ये बात करते हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए, हमें ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ जाना चाहते हैं, हम क्लाइमेट चेंज से निपटना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह की पॉलिसीज़ जब लेकर आएंगे तो क्या लोग इनकरेज होंगे सोलर पैनल की तरफ जाने के लिए? तो दिस इज़ द स्टोरी जो आज हमने शेयर करनी है। और वो डिलेमा और पैराडॉक्स के अंदर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सोलर पैनल से ही डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड इट जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड अभी आप जब न्यूज़ अपडेट कर रहे थे कि आपको पता है कि एक एवरेज सोलर पैनल को बायोडिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है, और उस फ्रंट के लिए कि जब 20 साल 25 साल बाद ये सब सोलर पैनल्स जो आज लगे हुए हैं हर जगह पे ज़ाया हो जाएंगे, तो इनके वेस्ट के लिए, डिस्पोजल के लिए पॉलिसीज़ या फैक्ट्रीज इनके लिए जो इनको सेफ तरीके से प्रोसेस करके और दोबारा किसी जो है कारगर शक्ल में लेके कोई नया प्रोडक्ट आए, ये हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है। सो सराउंडिंग दिस ग्रीन इनिशिएटिव इज अ लॉट ऑफ न्यूज़ टुडे दैट वी हैव, एंड यू नो जो नेट मीटरिंग वाला सवाल है वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्करेजमेंट बन सकता है कि नए सार्फिन उस तरफ लेकिन ना जाए। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो कोई ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी जा सकते हैं, सोलर सिस्टम पर रहते हुए ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर जो बहुत सारे सवालात हमारे हैं ना, हमारे जहनों में उभर रहे हैं, ये हम एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकास एच मूसा साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। वकास साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये नई डेवलपमेंट, नई पॉलिसी जो कि सोलर सार्फिन के लिए अब इम्प्लीमेंट हो जाएगी कुछ दिन तक, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन इसके बारे में क्या सोच रही है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली आपने बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन से शुरू किया है, और फर्स्ट लेट्स गेट टू द पॉइंट, और फिर बाद में जो पॉइंट अबाउट आफ्टर लाइफ और इस तरह की चीज़ें उस पर भी जरूर बता सकते हैं। बेसिकली देखिए, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, ये जो नेट मीटरिंग की रेगुलेशन है, मैं अगर आपको एक क्विक एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे दूं। नेट मीटरिंग इसलिए ज़रूरी है सोलर के साथ, या बल्कि मैं कहूँगा सोलर के साथ एक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि सूरज दिन के टाइम पे होता है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर दिन के टाइम पे हो रही होती है, और हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है, खासकर जब हम घरों की बात करते हैं तो कंजम्पशन पैटर्न ऐसा है कि हम रात के टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिजली, तो देयर नीड्स टू बी सम वे कि सुबह की जो बिजली है वो रात की तरफ ट्रांसफर की जाए। तो नेट मीटरिंग इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, चाहे वो नेट मीटरिंग के फॉर्म में हो चाहे वो नेट बिलिंग के फॉर्म में, वो अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि उससे होता ही है कि जो सारिफ के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दिन के टाइम पे ग्रिड में वापस कर दी जाती है जी, और इन अ वे ग्रिड एक तरह से आपकी बैटरी बन जाता है, या वो यूनिट स्टोर कर लेते, यानी यूनिट अपने पास इस्तेमाल कर लेता है, और शाम को आपको उसके बदले कोई और यूनिट दे देता है। अगर शाम को यूनिट दूसरे देता है तो उसको कहते हैं नेट मीटरिंग, क्योंकि इसमें यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट हो रही होती है, यानी आपने अगर एक महीने में 300 यूनिट दिए हैं तो उस महीने के एंड में जब आपका बिल आएगा तो जो आपने शाम के टाइम पे यूनिट इस्तेमाल किए होंगे उसमें से 300 यूनिट निकाल लिए जाएंगे, नेट मीटरिंग हो जाएगी, यानी यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट हो जाएगी, जिससे आपको पूरा फायदा होता है। यानी अगर आपका नॉर्मल यूनिट 50 रुपए का है तो जो आपने 300 यूनिट दिए हैं वो 50 रुपए के हिसाब से ये आपको बेनिफिट बराबर हो, बिल बराबर हो जाता है इन लेमन्स लैंग्वेज हम अगर ये बात करें तो। बिल्कुल ठीक है, अब तब्दीली जो है वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अब जो तब्दीली आई है वो ये है कि नेट मीटरिंग के बजाय वापडा कहता है, या जो पावर सेक्टर है वो कहता है कि हम नेट बिलिंग में तो आपको यूनिट टू यूनिट देते थे, लेकिन ये हम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमें अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है, जो भी वजह है, और हम आपको इंस्टेड ऑफ कि आपको यूनिट टू यूनिट एडजस्ट दें, हम यूनिट का एक रेट तय कर लेते हैं और उस रेट के हिसाब से आपको कॉम्पनसेट करके वो आपके बिल में से माइनस कर देंगे, तो इसलिए इसको नेट बिलिंग कहते हैं। तो इन दिस केस अभी जो इन्होंने रेट रखा है वो 10 रुपए रखा है, तो अभी वही सारिफ जिसने 300 यूनिट एक्सपोर्ट किए थे एक महीने में, या 300 यूनिट दिन के टाइम पे सप्लाई किए थे, तो वो शाम के टाइम पे के यूनिट से एडजस्ट होने के बजाय अब वो 300 यूनिट जो है वो 10 रुपए के हिसाब से बिल में ऐड हो जाएंगे, तो यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 3000 रुपए, तो आपके बिल में से 3000 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। तो अगर आप करंट और प्रीवियस रजीम को कंपेयर करते हैं इस कस्टमर के लिए जिसका 300 यूनिट्स का माहाना एक्सपोर्ट था, तो वो 15,000 रुपए के बजाय अब वो 3,000 रुपए उसको बेनिफिट होगा, यानी 12,000 रुपए से उसका बेनिफिट कम हो गया, या 80% से बेनिफिट कम हो गया। तो ये मेन चेंज है जो कि ये कर रहे हैं। इसमें जो एग्जिस्टिंग सारिफ हैं जिनके पहले से नेट मीटरिंग के कनेक्शन हुए हुए हैं, ऑल्दो मिनिस्टर साहब ने बारहा कहा है और वो अनाउंस भी किया है कि हम एग्जिस्टिंग सारिफीन के लिए चेंज नहीं कर रहे, लेकिन ये बात एक्चुअली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सारिफीन को भी नेट बिलिंग पे ही लेके जाया जा रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि जो एग्जिस्टिंग सारिफीन है उनका जो बाइंग का रेट है वो 10 रुपए के बजाय तकरीबन 25 रुपए के करीब होगा। तो जो एग्जिस्टिंग सारिफ है अगर वो पहले 300 यूनिट दे के अपना बिल 15,000 रुपए से कम कर रहा था, तो अब वो 15,000 के बजाय तकरीबन
7,500 या 8,000 7,000 के करीब कम करेगा, तो उसका भी तकरीबन 7 से 8,000 रुपए का जो है वो बेनिफिट कम हो जाएगा। तो वकास साहब इतना ज्यादा क्या फायदा, 4 लाख के करीब जो सार्फिन है, क्या इनसे इतना ज्यादा फायदा हो सकता है ग्रिड को अगर ये तब्दीली की जा रही है? तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका? नहीं, इसका देखिए, इसका असल में इसका इम्पैक्ट वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और साथ में जो जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, तो आपको टोटल पिक्चर लेनी पड़ती है। अब अगर टोटल पिक्चर को लेना, तो देखें, जब नेट मीटरिंग ऑन होती है और लोग दिन के टाइम पे सप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऑल्दो कहीं ना कहीं ग्रिड डिसबैलेंस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रिड बैलेंस भी हो जाता है। बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स ऑलरेडी ओवरलोडेड थे। अब गर्मी के दिनों में क्योंकि बहुत सारे सोलर के कस्टमर्स आए हुए हैं और उन्होंने नेट मीटरिंग की रजीम लगाई हुई है, तो गर्मियों के दिनों में दिन के टाइम पे उनके ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सोलर से सप्लाई हो रही होती है, तो वो जो लोकल डिमांड होती है वहीं कवर हो जाती है। उससे आपकी एक्सपेंशन कॉस्ट बचती है, उससे आपके ट्रांसफार्मर्स खराब होने की कॉस्ट बचती है। तो ये वाले बेनिफिट्स अगर आप साथ में लेते हैं, तो फिर ओवरऑल अगर देखते हैं तो नेट मीटरिंग सार्फिन से एक बेनिफिट ही होता है सिस्टम को। अब जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट या जो हमारा पावर सेक्टर है, उसके पास जो एक्स्ट्रा सप्लाई आ रही है, वो उसका क्या कर सकते हैं। यानी एक तो तरीका ये है ना कि वो कहें नहीं हमें एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं चाहिए, इसको बंद कर दो, जो कि ये कर रहे हैं, जो कि 10 रुपए का जब वो रेट कर देंगे, तो अब जिन्होंने लगा लिया उन्होंने तो लगा लिया, लेकिन जो आगे लगा रहे हैं वो 2 दफा सोचेंगे, 3 दफा सोचेंगे, या वो कोई और हल निकालेंगे। वो हमने सुना बैटरी था की तरफ वकास साहब, जाएंगे, उसको बिटकॉइन की बाद में माइनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, उसके बाद खामोशी छा गई। बिटकॉइन की माइनिंग तो बहुत एडवांस चीज है, उसमें करें तो बहुत ही अच्छा होगा, इसके लिए तो मुल्क में बहुत फायदा होगा। मैं तो कहता हूँ आप बेसिक चीजें देखें ना, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर 30 मिनट, बल्कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर, और ये हमारे सबसे बड़े 3 शहर हैं, इनमें भी अभी तक ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, 13 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है। आप किसी गांव में चले जाएं तो रूरल एरियाज में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं रखे जा सकते, क्योंकि बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फ्रिज नहीं है जिसमें वैक्सीन रखे जा सके। बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि स्कूलों को पावर नहीं मिल रही, जो प्राइमरी स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, उनको पावर नहीं मिल रही। तो अगर इस चीज को देखें तो यानी ये तो डेटा सेंटर तो एक बहुत अच्छी चीज है, अगर काश हम ये कर लें तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे तो मुल्क को और भी बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन इवन जो हमारा बेसिक्स है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी अब जो है ना, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। इसके बगैर जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता बंदा, मोबाइल चार्ज के बगैर। और ये चीजें तो सवाल हमारा यही है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए मुल्क की बेहतरी के लिए? जो सोलर का फायदा हो रहा है वो आप ठीक है, फाइनेंशियली शायद कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो इसलिए उनको फायदा हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उनका फायदा कम करें, आप ये देखें कि उस फायदे से और लोगों को क्या फायदा दिया जा सकता है। एक और हम प्रपोजल जो इनको देते रहे वो ये है कि दिन के टाइम पे, और बात सही है कि दिन के टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट कम होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सोलर की तरफ से काफी आ रही होती है, दूसरे सोर्सेज भी डिमांड भी थोड़ी कम होती है। तो दिन के टाइम पे जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि दिन के टाइम पे टैरिफ को कम कर दिया जाए? एक हमारा शाम का टैरिफ है 6 बजे से 10 बजे का, जो ऊपर हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए जब भी इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हो, ताकि बाद में इख्तलाफात आने से बेहतर है और बाद में तब्दीली करने से बेहतर है कि एक ही मरतबा एक अच्छी पॉलिसी बन जाए। वकास साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मुख्तसर वक्त था, लेकिन आपने मुख्तसर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सारे मामले को। कोशिश करेंगे आने वाले सेगमेंट्स और आने वाले दिनों के अंदर मजीद इसके ऊपर हम बात करें, लेकिन फिल वक्त हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. हमारी मैटर्स में खुश आमदीद। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। तो आज ज़रा जान लेते हैं कि हफ्तावार करदगी स्टॉक मार्केट की क्या रही है, मुस्तकबिल के मुमकिन रुझानात क्या हो सकते हैं, इस वक्त मार्केट कहाँ पर स्टैंड कर रही है, और इन्वेस्टर्स को किस तरफ जाना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उनका मूड है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से स्टॉक्स जो है ना वो आज के दिन के लिहाज से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं और ज़्यादा यील्ड उनसे जो है ना वो ली जा सकती है। तो हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ कमाल अहमद साहब, टेक्निकल एनालिस्ट AKD सिक्योरिटीज़ मौजूद हैं। और we welcome you on this platform and this show, and it's great to have you and people from your team here. I will get right into my question with the matter, and that is कि हमें आज मार्केट किस ट्रेंड पे नज़र आ रही है। एंड पार्ट 2, इफ़ एज अ बिगिनर इन्वेस्टर मैं इस काम में हाथ डालना चाहता हूँ, मुझे किन पोर्टफोलियोज से स्टार्ट लेना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ही ट्रेडिंग सेशन से अगर हम बात करना चाहें
और आज का ही ट्रेडिंग सेशन अगर हम पर्सपेक्टिव पे लेना चाहें, सो मार्केट इस वक्त साइडवेज है और तकरीबन 1% डाउन है। 1863 पॉइंट 1860 पॉइंट्स इस वक्त जो है वो मार्केट के लूज होते हुए नज़र आ रहे हैं और मार्केट जो है वो क्रियस लेवल्स के पास 1,81,230 के पास इस वक्त ट्रेड कर रही है। सो मार्केट जो है वो इस वक्त अपने सपोर्ट रीजन के पास अप्रोच कर रही है जो कि 1,80,500 के रीजन में लाया करता है। तो यहाँ से प्रॉब्ली एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि मार्केट में एक बाउंस जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हम देख सकते हैं। अगर वीक टू डेट तक हम मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, सो वीक टू डेट तक हम मार्केट के अंदर जो चेंज हम देखें बात करें तो तकरीबन 1.6% का जो है वो चेंज मार्केट में नज़र आया है। और जिस दिन का जो पहला तिजारती दिन था इस हफ्ते का, वहाँ से लेकर आज तक थर्सडे सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है आज, तो उसमें मार्केट जो है वो हमें एक साइडवेज पैटर्न को ही अपनाते हुए नजर आई है, जिसमें हमने कंटिन्यूस बेसिस पर मार्केट को पॉइंट्स लूज करते हुए देखा है। साथ में एक चीज़ यहाँ पर और हम ऐड कर लेते हैं कि ये मंथ फरवरी का है और यूजुअली अगर हम पिछले 18 से 20 साल का फरवरी के मंथ का बिहेवियर निकालें तो उसमें मालूम पड़ता है कि फरवरी के मंथ के अंदर यूजुअली मार्केट जो होती है वो एक साइडवेज पैटर्न को ही एक लूज एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करती हुई नजर आती है। पिछले 18 साल के रिकॉर्ड के अंदर 11 टाइम्स ऐसा हुआ, 11 मरतबा ऐसा हुआ कि मार्केट ने नेगेटिव नोट के ऊपर आकर कमाल साहब, ये फरवरी के महीने के अंदर ऐसा क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को इस तरह से अफेक्ट करते हैं? देखिए फैक्टर्स तो एज सच कुछ नहीं होते हैं, लेकिन बस ये है कि यूजुअली क्योंकि सीजन हमारा रिजल्ट्स का होता है, मोस्टली कंपनीज का उसमें रिजल्ट्स आउट हुए हुए होते हैं कंपनीज के, सो जो बाइंग पहले से हुई हुई होती है वहाँ पर कुछ बुकिंग भी होती है, सो इस वजह से यूजुअली जो है ये थोड़ा सा हमें जो है वो प्रेशर के अंदर ये मंथ जो है नजर आता है फरवरी का। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं और लास्ट वीक भी हमने देखा था और इस वीक के अंदर भी अभी तक हमने देखा है कि मार्केट बहुत स्टेबल नहीं रही है, उतार चढ़ाव आता रहा है। इसका रीज़न आपको क्या लगता है? क्या इंटरनेशनल जो चेंजेस हो रहे हैं या डिफरेंट स्पेकुलेशंस की जा रही हैं वो भी एक रीज़न है, या फिर आप यही समझते हैं कि पिछले 18 साल का जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है फरवरी का, इसका रीज़न वही है? नहीं, इस तरह से तो नहीं करा जा सकता इसको, मतलब एक फैक्ट नहीं बनाया जा सकता कि यूजुअली ऐसा हुआ है तो अब की दफ़ा भी ऐसा ही होगा। ये एक पर्सपेक्टिव मिलाने वाली बात होती है। साथ में जो मार्केट अगर आप देखें तो मार्केट का जो रिलेंटलेस रन है, मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई आ रही थी, तो जब मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि यूजुअल एक रिलेंटलेस रन होता है, मार्केट अपने हायर हाइज बना रही है, तो किसी एक पॉइंट पर जाकर इन्वेस्टर को जो है वो थोड़ा सा ईज ऑफ होना पड़ता है, वहाँ पर कुछ पोजीशंस अपनी बुक करते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद वेट करते हैं कि जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो है वो पुल बैक आए और मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिवर्स हो ताकि मजीद बेहतर और अट्रैक्टिव प्राइस मिले शेयर्स को बाय करने के लिए। सो उन चीज़ों का वेट होता है, पोजीशंस लिक्विडेट होती हैं, इसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आते हैं। ऑलराइट, ठीक है। व्हाट डू यू रेकमेंड आज के दिन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक्स में जाना चाहिए उनको? देखें वैसे यूजुअली जो सेक्टर्स हैं वो तो इस वक्त पुअर परफॉर्मेंस के साथ हैं तकरीबन सारे ही सेक्टर्स, लेकिन ये है कि यूबीएल बैंक इस वक्त जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। यूबीएल बैंक के अंदर जो है पोजीशंस को बनाया जा सकता है। साथ में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ये भी काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसके अंदर भी बनाई जा सकती है पोजीशन। PIBTL काफ़ी बेहतर है, इसके अंदर भी पोजीशन को जो है वो बनाया जा सकता है। राइट, एंड व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट के हम लोग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस आपने जैसे देखा है कि पोर देख रहे हैं ओवरऑल, तो मार्केट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, क्या उस पर इस चीज़ का असर पड़ रहा है? देखें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो इंडेक्स का हमारा स्टिल नंबर है, अगर आप देखें तो ये अपने हाइस के काफ़ी नज़दीक ही है। ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट ने पिछले हफ्ते भी जो है वो थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न को अपनाया, इस वीक भी ऑनगोइंग वीक के अंदर भी मार्केट जो है वो अपने पॉइंट्स को लूज कर रही है, लेकिन फिर भी अपने हाइस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, और ये हाइस के पास नज़दीक होना ही इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्टिल बहाल है। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन भी आती है तो वो मार्केट के अंदर एक पुल बैक होगा, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन होगी, एक अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर आकर आपको दोबारा से जो है वो बाइंग सरफेस होती हुई नजर आ सकती है। सो यूजुअली इन्वेस्टर्स को यही जो है वो सजेशन होगी कि अपनी जो पोजीशंस हैं उसके अंदर स्टैगर्ड बाइंग रखें, लेवल्स के पास आकर जो है वो बाइंग अटेम्प्ट करें, जल्दबाजी ना करें बाइंग करने। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है एंड एक बेहतर इन्वेस्टर बनना है तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन, ताकि आप ज़्यादा देर उसके अंदर सस्टेन कर सके। और अच्छा, इमोशनल मैच्योरिटी इज अ बिग पार्ट, इमोशनल मैच्योरिटी इज अ बिग पार्ट। उससे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए और आप एक्सपर्ट्स
की राय लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, सो दैट आपको नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया कमाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और स्टॉक मार्केट की आज की रिपोर्ट हफ्ते की जो उनका पैटर्न रहा है उसके बारे में बताने के लिए। मनी मैटर्स में आपने मुलाहिजा किया और आई होप कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में, आपके लिए अच्छी गाइडलाइंस जो है ना वो कमाल साहब ने दे दी हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुजम्मिल साहब को और आयशा साहिबा को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।